आधी रात का वक्त था और हम तीनों दोस्त रिया, करण और अर्जुन यानी मैं मुंबई से लोनावला के लिए निकले थे। बारिश की वजह से सड़कें सुनसान थी और हमारी गाड़ी की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। करण ड्राइविंग कर रहा था, रिया बगल में बैठी ऊँघ रही थी और मैं पीछे की सीट पर अपनी हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था। अचानक एक तेज़ आवाज़ आई और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। करण ने घबराकर ब्रेक पर पैर रखा। क्या हुआ? रिया नींद से जागते हुए बोली। पता नहीं, टायर पंक्चर हो गया लगता है, करण ने कहा और बाहर देखने लगा। हमने बारी बारी से उतर कर देखा। पिछली दाहिनी की तरफ टायर सच में फट गया था। बारिश अब भी धीमी धीमी पड़ रही थी। आसपास घोर अंधेरा था। दूर दूर तक कोई घर या रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ से तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, रिया चिंता से बोली। कोई बात नहीं, स्टेपनी तो है ना, मैंने कहा और डिग्गी खोलने लगा। डिग्गी में स्टेपनी तो थी, लेकिन उसे बदलने के लिए ज़रूरी औजार गायब थे। हमारी परेशानी और बढ़ गई। अब क्या करें? करण ने निराशा से कहा। तभी दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी धुंध लालटेन की रोशनी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आई, हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसने एक मैली धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। क्या हुआ बाबू? बूढ़े आदमी ने धीमी कर्कश आवाज में पूछा। करण ने उसे टायर के बारे में बताया। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक टायर को देखता रहा, फिर बोला, आगे थोड़ी दूर पर मेरा घर है, वहाँ शायद तुम्हें मदद मिल जाए। हमें और कोई चारा नहीं दिख रहा था, इसलिए हम उस बूढ़े आदमी के साथ चलने को तैयार हो गए। करण धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और बूढ़ा आदमी अपनी लालटेन की रोशनी में हमें रास्ता दिखा रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सुनसान और पुराने घर के सामने पहुंचे। घर के चारों तरफ अजीब सी शांति छाई हुई थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। बूढ़े आदमी ने हमें अंदर बुलाया। घर के अंदर धुंधली रोशनी थी और अजीब तरह की गंध आ रही थी। दीवारों पर पुरानी और धूल भरी तस्वीरें लगी हुई थी। बैठो, मैं औजार लेकर आता हूँ, बूढ़ा आदमी बोला और एक अंधेरे कमरे में चला गया। हम तीनों एक पुराने सोफे पर बैठ गए। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे सिर्फ बारिश की टपटपाहट तोड़ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोने से हमें घूर रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी वापस आया, लेकिन उसके हाथ में औजार नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब वो पहले वाली नरमी नहीं थी। हम तीनों घबरा गए। करण उठकर खड़ा हो गया। हमें जाना होगा, वो बोला, लेकिन बूढ़े आदमी ने दरवाजे के सामने खड़े होकर हमें रोक लिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। तभी हमने दीवार पर लगी तस्वीरों को ध्यान से देखा। वे तस्वीरें आम लोगों की नहीं थी। उनमें अजीबो गरीब चेहरे और डरावनी आंखें थी। कुछ तस्वीरों में कटा हुआ सर और खून भी दिखाई दे रहा था। रिया डर के मारे कांपने लगी। ये क्या है? वो फुसफुसाई। बूढ़ा आदमी हंसा, एक ठंडी और भयानक हंसी। ये मेरा परिवार है और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, बूढ़े आदमी ने एक तेज आवाज निकाली और अचानक कई परछाइयां कमरे के अंधेरे के कोने से निकली। वे भयानक दिखते थे। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। हम डर के मारे चीख पड़े। करण ने कुर्सी उठाकर उनकी तरफ फेंकी, लेकिन वे परछाइयां उस पर से गुजर गई जैसे वो हवा में तैर रही हो। हमें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बूढ़ा आदमी नहीं था और ये कोई साधारण घर नहीं था। हम किसी भयानक जाल में फंस गए थे। हम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे परछाइयां तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। उन्होंने हमें पकड़ लिया और हमें घसीटते हुए घर के अंदर अंधेरे कमरे में ले गई। मैंने अपनी आंखों से रिया और करण को उन भयानक परछाइयों के चंगुल में फंसते हुए देखा। उनकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे एक ठंडे और बदबूदार कमरे में धकेल दिया गया। कमरे में एक धुंधली मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी में मैं दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीबो गरीब निशान देखे।
तभी बूढ़ा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था और उसकी आंखें पागलपन भरी हुई चमक रही थी। अब तुम्हारी बारी है, वो फुसफुसाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे पता था कि मेरा अंत करीब था। बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में खून से सना चाकू था मेरे तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, एक रूह को निचोड़ लेने वाली प्यास। मैं डर से जम गया था, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी। वो तस्वीर उस बूढ़े आदमी की थी, लेकिन वो बहुत जवान दिख रहा था और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। उसके बगल में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में ममता और प्यार झलक रहा था। तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1950। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, ये कौन है? मैंने डरते हुए तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी रुक गया। उसकी आंखों में जो भयानक चमक थी वो पल भर में बुझ गई। उसकी जगह एक अजीब सी उदासी ने ले ली थी। ये मेरी पत्नी थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक दर्द छुपा हुआ था जिसे मैं महसूस कर सकता था। और ये मैं, जब सब कुछ ठीक था। क्या हुआ था? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ा आदमी एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। उसका चाकू उसके ढीले हाथों में बेजान पड़ा था। उसकी आंखें अब उस तस्वीर पर टिकी थी, मानो वो अतीत में खो गया हो। हम यहाँ बहुत खुश थे, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक गहरी टीस थी। लेकिन एक रात एक भयानक तूफान आया। हमारी बेटी बीमार थी और हमें शहर जाकर डॉक्टर को दिखाना था। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और फिर कुछ ऐसे लोग आए। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उन्होंने हमें लूट लिया और मेरी पत्नी और मेरी बेटी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बरसों से दबा हुआ दर्द अब फूट पड़ा था। मैंने उनसे बदला लेना चाहा, लेकिन मैं कमज़ोर था। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारा और यहाँ छोड़कर चले गए। उसने अपनी झुर्रियों भरी हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। उसके बाद उसने आगे कहा। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की रूह को यही महसूस किया। मुझे लगा कि वे इंसाफ चाहती हैं। और फिर मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जो इस सुनसान रास्ते से गुजरते थे। मुझे लगता था कि शायद उनमें से कोई उन दरिंदों जैसा होगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसकी कहानी सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। उसकी जगह एक अजीब सी करुणा ने ले ली। मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा आदमी भी एक पीड़ित था जिसे वक्त और दर्द ने एक भयानक रूप दे दिया था। कभी कमरे में मौजूद उन धुंधली परछाइयों में हलचल हुई। वे बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगी। उनकी लाल आंखें अब शांत थीं। उनमें कोई गुस्सा और द्वेष नहीं था। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो, वो फुसफुसाया। मैंने गलत किया। तुम लोग इंसाफ चाहते थे, लेकिन मैंने अपनी नफरत में अंधे होकर निर्दोष लोगों को तकलीफ पहुंचाई। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैली। वे परछाइयाँ धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। कमरे में सिर्फ मैं और वो बूढ़ा आदमी बचे। बूढ़ा आदमी अब शांत दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खतरा नहीं था। तुम लोग जा सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में अब वो कर्कशता नहीं थी। शायद अब उन्हें शांति मिल गई थी। मैं धीरे धीरे उठा। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन मेरे मन में अब डर की जगह एक अजीब सी राहत थी। मैंने इस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो अब फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर को देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख भरी मुस्कान थी। मैं उस कमरे से बाहर निकला और रिया और करण को खोजने लगा। वे घर के बाहर बेहोश पड़े थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। शायद उन परछाइयों ने सिर्फ हमें डराने की कोशिश की थी। हमने बिना देर किए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और उस भयानक जगह से निकल पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। उस रात के बाद हम कभी भी उस रास्ते पर वापस नहीं गए।
लेकिन वो बूढ़ा आदमी और उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में बसी रही।